नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946, विक्रम संवत 2081। आज श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि और दिन रविवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 11 अगस्त सन 2024। सबसे पहले आज के मुख्य समाचार। हरियाणा फैमिली आईडी अपडेट। हरियाणा में फैमिली आईडी में आए नए अपडेट बताएंगे पूरी खबर। हरियाणा SSC न्यू CET अपडेट। इस साल हो सकता है ग्रुप C का अगला CET। 2 साल से इंतजार कर रहे हैं लाखों युवा। हरियाणा सरकार के कर्मचारियों के पक्के करने की नीति से संतुष्ट नहीं कर्मचारी, बोले सरकार को इसका खामियाजा आने वाले विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। हरियाणा में नंबरदारों को खुश करने की तैयारी में सरकार, इन नियमों में बदलाव से मिलेगी राहत। हरियाणा में हरियाणा SSC ने ग्रुप D भर्ती रिजल्ट जारी किया। 13,536 सरकारी नौकरियां मिलेंगी। हरियाणा CM ने पटौदी हलके को दी 184 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात। हरियाणा में JBT भर्ती का इंतजार हुआ खत्म। हरियाणा SSC ने जारी किया नोटिफिकेशन, जानिए कब से कर सकेंगे अप्लाई। महेंद्रगढ़ में जिला मुख्यालय व सतनाली को उपमंडल का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर धरना शुरू। पटौदी क्षेत्रवासियों के हाथ लगी निराशा, जिला बनाने की मांग पर CM ने नहीं की कोई घोषणा। हरियाणा चुनाव के लिए बीजेपी की 2 कमेटियों का ऐलान। कुलदीप बिश्नोई को दोहरा जिम्मा मिला, जबकि किरण चौधरी, रणजीत चौटाला, अनिल विज, नवीन जिंदल का नाम नहीं। विनेश फोगाट के सिल्वर मेडल पर फैसला टला। CAS कोर्ट 13 अगस्त को सुनाएगा फैसला। 100 ग्राम ओवरवेट की वजह से अयोग्य घोषित हुई थी। और PM मोदी ने वायनाड लैंडस्लाइड प्रभावित इलाकों का दौरा किया। कहा यह त्रासदी सामान्य नहीं, इस आपदा में 400 से ज्यादा मौतें हुई थी। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में मानसून की सक्रियता फिर से देखने को मिल रही है, जिस कारण प्रदेश के कई जिलों में हल्की से मध्यम और कहीं तेज बारिश भी देखने को मिल रही है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के कृषि मौसम विज्ञान विभाग ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान में पंजाब के ऊपर पाकिस्तान में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन रहा है। इससे मानसून टर्फ की अक्षर रेखा से सामान्य स्थिति उत्तर की तरफ जा रही है। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी की तरफ से मानसूनी हवाएं भी आ रही है। इन सब के कारण 16 अगस्त तक प्रदेश में मानसून की सक्रियता बनी रहेगी। इस बीच 12 और 13 अगस्त को उत्तर और पश्चिमी क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की बारिश देखने को मिलेगी। तो वहीं 14 से 16 अगस्त के दौरान राज्य के अधिकतर क्षेत्रों में मध्यम से तेज बारिश के आसार जताए गए हैं। नौकरी का इंतजार कर रहे हैं नागरिकों के लिए अच्छी खबर है। स्वास्थ्य विभाग हरियाणा की तरफ से चिकित्सा अधिकारियों के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। यदि आप भी इन पदों पर आवेदन भेजना चाहते हैं तो ऑनलाइन माध्यम से अपने लिए आवेदन भेज सकते हैं। महिला हो या पुरुष, दोनों वर्गों के उम्मीदवार अपने आवेदन भेज सकते हैं। इन पदों के लिए उम्मीदवार MBBS व रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होना चाहिए। जनरल वर्ग के लिए 1,000 रुपए फीस, तो वहीं SC, BC, ESM, EWS और ऑल फीमेल कैटेगरी के लिए 250 रुपए फीस तय की गई है। न्यूनतम आयु 22 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष तय की गई है। इन पदों के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करने होंगे। आवेदन करने की आखिरी तारीख 28 अगस्त 2024 है। हरियाणा में आउटसोर्स पार्ट 2 कर्मचारी संगठन हरियाणा ने सरकार के कच्चे कर्मचारियों को नियमित करने की नीति को लेकर विरोध जाहिर किया है। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने सरकार की इस पॉलिसी को काला कानून बताया। राज्य प्रधान रामरतन के नेतृत्व में 10 अगस्त को प्रदेश के कार्यकारिणी तथा विभिन्न विभागों स्वास्थ्य, ITI, हायर एजुकेशन, सिंचाई, PWD, फूड एंड ड्रग, बिजली, पशुपालन, रोडवेज, रेवेन्यू, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ESI, हेल्थ केयर, वास्तुकला, आयुष तथा पंचायत राज इत्यादि के विभागीय प्रधानों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सरकार द्वारा लाए जाने वाले काले कानून के विषय में मीटिंग की गई। मीटिंग में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सरकार के द्वारा लाया जाने वाला कानून कर्मचारियों के लिए एक छलावा है, सिवाय नुकसान के कोई फायदा नहीं है। प्रत्येक पार्ट 2 कर्मचारी अपनी 58 वर्ष की आयु तक सेवा में बना तो रहेगा, परंतु कर्मचारी अपनी आवाज न तो खुलकर उठा सकता है और न ही न्यायालय में न्याय के लिए जा सकता है। हरियाणा सरकार द्वारा कच्चे कर्मचारियों को नियमित करने की एक सम्मानजनक नीति बनाने की बजाय काला कानून लाकर कभी भी पक्के न होने का रास्ता बंद करने जा रही है, जिसका प्रदेश का प्रत्येक कर्मचारी इस काले कानून का पुरजोर विरोध करता है और घोर निंदा करता है। हरियाणा सरकार को चेताया जाता है कि पार्ट 2 कर्मचारियों को इस काले कानून को न लाकर नियमितीकरण पॉलिसी लाकर पक्का किया जाए, जिससे एक कर्मचारी अपना जीवन यापन सुचारू रूप से कर सकें। सरकार को इसका खामियाजा आने वाले विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। आउटसोर्स पार्ट 2 कर्मचारियों में एक्ट को लेकर भारी रोष है। जल्द ही आगामी रणनीति तैयार कर CM आवास का घेराव करेंगे तथा आर पार की लड़ाई के लिए रोडों पर उतरेंगे। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी HSSC ने ग्रुप D भर्ती का रिजल्ट जारी कर दिया है। 3,770 से अधिक युवा पास हुए हैं। आयोग ने रिजल्ट कैटेगरी और रोल नंबर वाइज कट ऑफ जारी की है। आयोग ने CET एग्जाम के आधार पर ग्रुप D के 13,536 पदों पर भर्ती निकाली थी। इस भर्ती के लिए नोटिफिकेशन 5 जून 2023 को जारी किया गया था, जिसके लिए आवेदन 6 जुलाई 2023 तक भरे गए थे। इसका एग्जाम 21 और 22 अक्टूबर 2023 को हुआ था, जिसमें 13 लाख से ज्यादा युवाओं ने हिस्सा लिया था, जिसमें से आधे पदों पर भर्ती के लिए रिजल्ट 8 मार्च 2024 को घोषित कर दिया गया था। अब
बाकी बचे हुए पदों पर भर्ती के लिए रिजल्ट जारी कर दिया गया है। ग्रुप डी भर्ती का रिजल्ट जारी होने के बाद सीएम नायब सिंह सैनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, भर्ती रोको गैंग की तमाम कोशिशों और बाधाओं को पार करते हुए हरियाणा एसएससी का मेरिट पर युवाओं को धड़ाधड़ रोजगार देने का सिलसिला अनवरत जारी है। आज 3770 प्लस युवाओं का ग्रुप डी के लिए चयन हुआ है। योग्यता के आधार पर आप सबने ये मंजिल हासिल की है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने 1456 जूनियर बेसिक ट्रेनिंग यानी जेबीटी शिक्षकों की भर्ती की घोषणा की है। ये पद मेवात कैडर यानी ग्रुप सी सर्विसेज के लिए है। उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 12 अगस्त 2024 से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह आवेदन हरियाणा एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट hssc.gov.in के माध्यम से एक्सेप्ट किए जाएंगे। इस भर्ती के तहत कई श्रेणियों में कुल मिलाकर 1456 पदों को भरा जाएगा। इसमें जनरल कैटेगरी के लिए 607 पद, अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए 300, पिछड़ा वर्ग बीसी ए के लिए 242 पद, पिछड़ा वर्ग बी यानी बीसी बी के लिए 170 पद और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस के लिए 71 पद रिजर्व किए गए हैं। वहीं विभिन्न श्रेणियों में भूतपूर्व सैनिकों यानी ईएसएम के लिए भी सीटें आरक्षित की गई हैं, जिनमें सामान्य श्रेणी के लिए 50, एससी के लिए 6, बीसीए के लिए 5 और बीसीबी के लिए 5 पदों पर भर्ती की जाएगी। इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार की आयु 18 वर्ष से 42 वर्ष के बीच होनी चाहिए। हरियाणा में लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल करने की कवायद में जुटी बीजेपी सरकार ने नंबरदारों को खुश करने की तैयारी कर ली है। प्रदेश की नायब सैनी सरकार नंबरदार से जुड़े नियमों में बदलाव करने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री नंबरदारों की भर्ती पर लगी रोक हटाने के साथ ही 75 साल की आयु में नंबरदारों की रिटायरमेंट होने के फैसले पर यू टर्न ले सकते हैं। तहसील कार्यालयों में नंबरदारों के बैठने के लिए एक अलग से कमरे की व्यवस्था होगी और साथ ही नंबरदार के बेटे को नंबरदारी देने का फैसला भी लिया जा सकता है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले प्रदेश सरकार एक सम्मेलन आयोजित कर ऐसी घोषणा कर सकती है। शहरी निकाय राज्य मंत्री सुभाष सुधा के हस्तक्षेप के बाद सीएम नायब सैनी ने नंबरदारों की अधिकतर मांगों को पूरा करने पर अपनी सैद्धांतिक रूप से सहमति जताई है। बता दें कि हरियाणा में नंबरदारों के स्वीकृत पदों की संख्या का आंकड़ा 28,000 है, जबकि वर्तमान में 18,000 पदों पर नंबरदार कार्यरत है। यानी बाकी पड़े खाली पदों पर नई नियुक्तियां किए जाने की घोषणा हो सकती है। तो वहीं मासिक मानदेय में वृद्धि और समय पर मिलने की मांग भी उठाई गई है। हरियाणा में हरियाणा एसएससी द्वारा ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्तियां अब सामान्य पात्रता परीक्षा यानी सीईटी के माध्यम से की जाएंगी। अभी तक हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रुप सी व ग्रुप डी के लिए एक बार कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीईटी कराया है। सीईटी के तहत पहली बार भर्तियां हो रही हैं, इसलिए इसमें देरी होना स्वाभाविक है। ग्रुप सी के लिए सीईटी प्री और सीईटी मेंस परीक्षा होगी, जबकि ग्रुप डी के लिए केवल सीईटी होगा। पिछले 2 साल में लाखों युवा 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं, लेकिन उन्हें अब तक विज्ञापित पदों के लिए आवेदन करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वे सीईटी पास नहीं है। वहीं आयोग ने अगला सीईटी नहीं लिया है। इससे संबंधित मामला हाईकोर्ट में लंबित है, इसलिए सरकार अब अगला सीईटी करवा सकती है। वर्तमान में आयोग द्वारा मुख्य परीक्षा के लिए पदों के 4 गुना उम्मीदवारों को बुलाया जा रहा है। ऐसे में बहुत से उम्मीदवार परीक्षा में शामिल होने से भी वंचित हो चुके हैं। जल्द ही दूसरा सीईटी देखने को मिल सकता है। साध्वियों से यौन शोषण मामले में रोहतक की सुनारिया जेल में सजा भुगत रहे डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की पैरोल याचिका पर शुक्रवार को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। राम रहीम की ओर से 21 दिनों की फरलो मांगे जाने पर हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को तय नियमों के तहत इसका निपटारा करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि सरकार नियमानुसार ही राम रहीम की फरलो व पैरोल पर अपना फैसला ले। डेरा प्रमुख द्वारा पैरोल याचिका में कहा गया था कि उसने अतीत में पैरोल या फिर फरलो की छूट का दुरुपयोग नहीं किया है और हमेशा समय रहते आत्मसमर्पण किया है। यहाँ तक कि उसे किसी भी स्तर पर विशेष सुविधा भी नहीं दी गई है। बता दें कि इसी साल 29 फरवरी को हाईकोर्ट ने निर्देश दिया था कि भविष्य में अदालत की अनुमति के बिना डेरा प्रमुख के पैरोल के आवेदन पर विचार नहीं किया जाए। यह मामला शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी यानी एसजीपीसी द्वारा दायर याचिका के मद्देनजर हाईकोर्ट में पहुंचा था। याचिका में डेरा प्रमुख को दुष्कर्म और हत्या के मामलों में दोषी होने के बावजूद हरियाणा सरकार द्वारा बार बार पैरोल या फिर फरलो पर रिहा करने पर आपत्ति जताई गई थी। हरियाणा में फैमिली आईडी को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है, जिससे लाखों लोगों को फायदा होगा। दरअसल परिवार पहचान पत्र प्राधिकरण विभाग ने फैमिली आईडी कलेक्शन मॉड्यूल में कुछ बदलाव किया है। अब इसमें अनएम्प्लॉयड और हाउस वाइफ का ऑप्शन भी जोड़ दिया गया है। फैमिली आईडी में नए अपडेट के तहत जिन युवाओं ने सक्षम युवा योजना का फॉर्म भरना है, वो इस हिसाब से अपनी फैमिली आईडी में बदलाव करा सकते हैं। अगर आप फैमिली आईडी में बदलाव करवा लेते हैं तो आप सक्षम युवा योजना में रजिस्ट्रेशन कराकर नौकरी पा सकते हैं। इसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होना जरूरी है। वहीं 12वीं पास युवा भी इस योजना में नौकरी पाने के हकदार होंगे। हरियाणा के सीएम नायब सैनी साइबर सिटी गुरुग्राम के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने पटौदी शहर में आयोजित मारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा रैली में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने पटौदी विधानसभा क्षेत्र को 183 करोड़ रुपए से अधिक विकास कार्यों की सौगात दी है। उन्होंने 52 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास भी किया। सीएम ने कहा कि सभी परियोजनाओं पर जल्द से जल्द काम शुरू कर इन्हें आमजन को समर्पित कर दिया जाएगा। रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया है। बिना पर्ची खर्चे के आज पढ़े लिखे युवा सरकारी नौकरी हासिल कर रहे हैं। सीएम नायब सैनी ने
ने कहा कि हमारे 10 साल के कार्यकाल और उससे पहले की कांग्रेस सरकार के 10 साल के कार्यकाल पर नजर डालेंगे तो जमीन आसमान का अंतर दिखाई देगा। उन्होंने कहा कि जिनके खुद के बही खाते खराब है, आज वो हमसे हिसाब मांग रहे हैं। जिनकी जड़ें भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, वो कुशासन की बात करते हैं। केंद्र और हरियाणा से लेकर हमारी सरकार ने गरीब परिवारों के उत्थान के लिए कई ऐतिहासिक कार्य किए हैं। आज कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पंक्ति में अंतिम स्थान पर बैठे व्यक्ति को मिल रहा है। घर बैठे बुढ़ापा पेंशन मिल रही है। लोगों की समस्याओं का त्वरित से समाधान किया जा रहा है। हरियाणा की पहलवान रितिका हुड्डा पेरिस ओलंपिक में रेसलिंग के 76 केजी वेट कैटेगरी में क्वार्टर फाइनल हार गई है। उन्हें किर्गिस्तान के पहलवान ने हराया। हालांकि दोनों के बीच का मैच 1-1 की बराबरी से छूटा था, जिसके बाद एम्पायर ने आखिरी अंक हासिल करने की वजह से किर्गिस्तान के पहलवान को विजेता घोषित कर दिया। अगर किर्गिस्तान की पहलवान फाइनल में पहुंच जाती है तो फिर रितिका हुड्डा को रेपचेज के जरिए ब्रॉन्ज मेडल मैच खेलने का मौका मिल सकता है। इससे पहले प्री क्वार्टर फाइनल में रितिका ने हंगरी के पहलवान को 12-2 से हराया। केंद्र की मोदी सरकार ने खाटू श्याम भक्तों को बड़ी सौगात दी है। खाटू श्याम भक्तों की मांग पर सरकार ने रिंगस से खाटू श्याम जी धाम तक नई रेलवे लाइन बिछाने को मंजूरी प्रदान कर दी है। इससे श्रद्धालु ट्रेन के माध्यम से सीधे खाटू श्याम धाम पहुंच सकेंगे। वर्तमान में बात करें तो रिंगस तक रेल सुविधा उपलब्ध है। यहां उतरकर श्रद्धालुओं को बस या फिर टैक्सी के जरिए खाटू श्याम तक जाना पड़ता है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में जानकारी देते हुए कहा कि खाटू श्याम भक्तों की मांग को पूरा करते हुए रिंगस से खाटू श्याम जी धाम तक नई रेल लाइन को मंजूरी दी गई है। उन्होंने बताया कि इसी साल रिंगस खाटू श्याम जी नई रेल लाइन बिछाने को मंजूरी दी गई है। 17.49 किलोमीटर लंबी इस रेल लाइन पर 254.06 करोड़ रुपए खर्च होंगे। उन्होंने बताया कि खाटू श्याम जी और सालासर बालाजी मंदिर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगता है। ऐसे में यहां तक रेल सुविधा उपलब्ध कराना निश्चित तौर पर समय की डिमांड हो गई है और इसे जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाएगा। डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी DPR तैयार करने के लिए खाटू श्याम जी सालासर सुजानगढ़ 45 किलोमीटर के बीच नई रेल लाइन के लिए अंतिम स्थान सर्वेक्षण भी किया गया है। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा मांगे हिसाब अभियान के तहत फरीदाबाद जिले के बड़खल विधानसभा क्षेत्र में पदयात्रा की। बड़खल विधानसभा में पहुंचकर पहले मंच से लोगों को संबोधित किया और फिर उन्होंने बड़खल विधानसभा में हजारों की तादाद में कांग्रेस के समर्थकों के साथ पैदल मार्च किया। इस मौके पर सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि बीते 10 सालों में नंबर 1 हरियाणा को बीजेपी सरकार ने निचले पायदान पर लाकर खड़ा कर दिया है। उन्होंने बड़खल विधानसभा में बिजली, पानी, शिविर और सड़क की समस्या गिनवाते हुए भाजपा सरकार को जमकर घेरा। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि पिछले 10 सालों में बीजेपी सरकार ने हरियाणा में विकास के नाम पर कुछ नहीं किया है। यदि हरियाणा के लोगों को कुछ मिला है तो वह बेरोजगारी है, अपराध है और भ्रष्टाचार है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब हरियाणा नशे के मामले में पंजाब से भी आगे निकल चुका है। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि यदि हरियाणा में खेलों के बजट की बात की जाए तो हरियाणा के खिलाड़ियों को 2200 करोड़ रुपए खेल प्रोत्साहन के लिए मिलने चाहिए थे, लेकिन केवल उन्हें 65 करोड़ रुपए खेल प्रोत्साहन के लिए दिए गए। गुजरात की बात करें तो गुजरात को खेल प्रोत्साहन के लिए 500 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जबकि हरियाणा के 24 खिलाड़ियों ने ओलंपिक में हिस्सा लिया है और गुजरात से मात्र 1 खिलाड़ी ने हिस्सा लिया। हरियाणा के खिलाड़ियों ने देश को 5-5 मेडल दिलाए हैं। हरियाणा के नारनौल में आम आदमी पार्टी यानी आप की बदलाव रैली में पहुंची दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने कहा कि हरियाणा के लोग मोदी द्वारा किए जा रहे अन्याय का बदला जरूर लेंगे। वे शनिवार को नारनौल के नई कचहरी मैदान में लोगों को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि आपकी सरकार बनने के बाद हरियाणा को शानदार स्कूल, अस्पताल और मुफ्त बिजली देंगे। इस जनसभा को संबोधित करने के दौरान सुनीता केजरीवाल ने जनता के कई वादे जैसे गाँव शहर में मोहल्ला क्लिनिक, सरकारी स्कूल, अस्पताल को ठीक करना, मुफ्त शिक्षा, महिलाओं को सशक्त बनाना, हर महीने 1000 रुपए और हर युवा को रोजगार देने की बात कही है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली और पंजाब की राजनीति बदल दी, अब हरियाणा की बारी है। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने तकनीकी खराबी आने के कारण ऑल्टो K10 की 2555 गाड़ियों को वापस बुलाया है। हालांकि कंपनी ने रिकॉल में यह नहीं बताया कि किस तारीख के बीच बनाए गए मॉडल शामिल हैं। मारुति सुजुकी ने एक रेगुलेटरी फाइलिंग में इसकी जानकारी दी है। एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार इन गाड़ियों के स्टीयरिंग, गियरबॉक्स, असेंबली में खराबी की जानकारी मिली है। इससे गाड़ी की स्टीयरेबिलिटी और हैंडलिंग प्रभावित हो सकती है। मारुति ने प्रभावित कार ओनर्स को सलाह दी है कि वे तब तक अपनी गाड़ी न चलाएं जब तक कि पार्ट्स को बदल न दिया जाए। कंपनी ने बताया कि मारुति सुजुकी के अधिकृत वर्कशॉप मॉडल्स के ओनर से संपर्क करेंगे, जहां डिफेक्ट को सही किया जाएगा। वाहन मालिकों को खराब पार्ट को बदलने की जानकारी दे दी जाएगी। डिफेक्ट सुधारने या फिर पार्ट्स बदलने के लिए कस्टमर से किसी भी तरह का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। वहीं ग्राहक भी नजदीकी मारुति सुजुकी सर्विस सेंटर पर आकर अपनी गाड़ी का इंस्पेक्शन करवाने के लिए जा सकते हैं। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।